हेलो बच्चों। अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और डी ब्लॉक से रिलेटेड दो लेक्चर बहुत शानदार हो चुके हैं और आज अपन उससे आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे किससे? आयनीकरण एंथैल्पी। ठीक है। और ये आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है। उच्च होने के पीछे कारण क्या है? पहला है कम परिरक्षण प्रभाव। कम परिरक्षण प्रभाव। डी ब्लॉक तत्वों के अंदर क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिलअप होता है? n-1d जो उपकोष होता है उसके अंदर भरा होता है। हालांकि जब जो इलेक्ट्रॉन को अपन हटाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटता है? वो होता है ns इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? बाहर निकलता है। अब देखो डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या होते हैं? प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं। देखिए परिरक्षण प्रभाव की अपन बात करते हैं तो आपके पास में एक तो डी ऑर्बिटल है और एक कौन सा? एस ऑर्बिटल है। ठीक है। तो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल का क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव होता है। वो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है। और कम होने की वजह से उसकी आयनीकरण की एंथैल्पी या मैं ये कहूँ आईपी, आईपी यहाँ पर क्या होती है? हाई होती है। पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये परिरक्षण प्रभाव होता क्या एक्चुअली में। देखो इसको सिंपल सा अपन समझते हैं। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, ये दो ऑर्बिटल है, इसको बोल दूं मैं आंतरिक और ये क्या बोल दूं मैं? बाह्य। बोल दिया। ये इनर ऑर्बिटल हो गया, ये आउटर। अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। न्यूक्लियस यहां पर क्या कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। क्लियर? अब देखो डी के अंदर यहां पर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आने से यहां पर क्या हो जाती है? एक प्रोटेक्टिव क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है उससे क्या करती है? यहां पर एक, यहां पर इसकी रक्षा कर लेती है। मैं ऐसे मान लेता हूं, यानी इस आकर्षण बल को ये कमजोर कर देती है। ये जो रक्षा करती है यहां पर, इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव अपन बोलते हैं। ठीक है। अगर यहां पर इसका जो परिरक्षण प्रभाव है ये अगर कमजोर होगा, कम होगा, ऐसी सिचुएशन में इस एनएस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से हम बाहर निकालेंगे, यहां से अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहां पर एनर्जी भी हमारे को क्या करनी पड़ेगी? बहुत ही ज्यादा देने पड़ेगी। एनर्जी हमारे को क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक प्रोटेक्टिव क्या बन गई थी? लेयर बन गई। अब यहां पर इन्होंने क्या कर लिया? इनकी रक्षा कर ली। अब रक्षा करने के पश्चात, रक्षा करने के पश्चात भी यानी इसके बाद में भी यहां पर इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक आकर्षण बल लग रहा है। और रक्षा करने के पश्चात यहां पर ये जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल को ही, इस आकर्षण बल को ही अपन क्या बोलेंगे? यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अपन बोलेंगे। और अभी अभी मैंने क्या बताया था पीछे कि यहां पर इसका जो परिरक्षण प्रभाव है ये क्या होता है? काफी कमजोर होता है। कमजोर होता है इसका मतलब ये इधर जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। यानी इनके प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। एस ब्लॉक की मैं बात करूं तो एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतराली मिश्र धातुएं। ये तब बनती है जब छोटे परमाणु आकार, इसके रेस्पेक्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके अंदर में हमारा हो गया। डी ब्लॉक में क्या होता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है जिसका कारण क्या होता है?
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल से ले लेते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन क्यों होती है इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि NS और N-1D जो कक्षक होते हैं, इनका ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। कम होने से क्या होगा? कम होने से ये होगा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, ये ले लूँ, Mn ले लूँ, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s2, 3d5 4s2। तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है 1 2 3 4 और 5, और ये यहाँ पर क्या बन रहा है? ये बन रहा है। अब देखो ये तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, और ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, वो ऊर्जा अंतराल क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि जो 3D सीरीज है, उस 3D सीरीज के अंदर जो Mn है, उस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7 होती है, जो सर्वाधिक होती है। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन भी अपन यही देंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। देखिए इसके अंदर में मैग्नीज की +2 से लेकर कितनी होती है? +7 तक की क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। स्कैंडियम की कितनी होती है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है। जिंक की क्या होती है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3D सीरीज की बात करते हैं, तो 3D सीरीज में एक तो स्कैंडियम हो गया और एक आपका हो गया जिंक। ये दो ऐसे एलिमेंट है जो क्या नहीं करते हैं? ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को क्या नहीं करते हैं? शो नहीं करते। यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते। आई बात समझ में? देखो टी ब्लॉक में क्या होता है? वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती। जैसे 3D सीरीज में अपन बात करते हैं, मैग्नीज की क्या मिलती है? +7 मैक्सिमम मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं तो यहां पर देखो Ru और RHOS, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है आपको, फ्लूओराइड और ऑक्साइड में क्या होता है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? स्टेबल होती है। जैसे मैग्नीज की बात करता हूं, MnO4-, ये एक आयन होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट आपने सुना होगा, KMnO4। देखो इसमें ये परमैग्नेट आयन है। अब परमैग्नेट आयन के अंदर आप चेक करोगे MnO4-, तो देखो x -8 = -1, x की वैल्यू कितनी हो गई? +7। यानी ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7 तक होती है। इसी का कंपाउंड आप देखोगे तो MnF4, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ क्या मिलता है? +4 मिलता है। ठीक है। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई भी मेटल वो किसके साथ कंबाइन होती है? या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, या फिर किसके साथ? फ्लोराइड के साथ कंबाइन होती है। यानी वो या तो ऑक्साइड बनाती है या फिर क्या करती है? फ्लोराइड बनाती है। या ऑक्सीजन कंटेनिंग वो कोई एनाइन फॉर्मेशन करती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक वहां पर हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वहां पर क्या होगा? उसका कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इसमें ये +7 शो कर रहा है, इसमें +4 शो कर रहा है। तो पहली बात तो ये ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है, आपका जो फ्लोराइड और आपका क्या है? ऑक्साइड,
इनकी क्या होती है, स्मॉल साइज। दूसरा इसमें रीजन होता है इनका हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपको पूछ ले कि फ्लोराइड और ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों होती है, तो आपको रीजन क्या देना है, आपको रीजन ये देना है कि इनकी स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्टेबल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, फ्लोराइड और ऑक्साइड की रेस्पेक्टिव डिस्कस करो। तो ऑक्साइड में क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर देख रहे हो +7 है, यहाँ पर कितना है, +4 है। इसके पीछे आपको रीजन पूछ ले, तो इसके पीछे आप रीजन क्या दोगे, इसके पीछे आपको रीजन ये देना है, इसका स्ट्रक्चर देखो, MnO O O और O, ये माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए आप, Mn F F F और F, ये देखिए इसके अंदर देख लिया। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3 है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल है और वो भी आपका टेट्राहेड्रल है। बट देखो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, यानी इसमें डबल बॉन्ड बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति के कारण, द्विआबंध बनाने के गुण के कारण, यहाँ पर जो मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और जो आपका फ्लोरीन है यहाँ पर, इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, यानी ये बहुबंध नहीं बनाता है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं बनाए। ये इसका क्या होता है, अपना रीजन होता है, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव। भाई ये वैसे तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाता है। देखो आमतौर पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल के रेस्पेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, वो उस मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर करेगा। मोस्टली अधिकांश का ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मोस्टली अधिकांश का क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ये वैल्यू क्या मिलती है आपको, पॉजिटिव में मिलती है। जैसे आपका तांबा हो गया, जैसे आपका पारा हो गया, पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम। देखो जैसे E0 Fa +2 Fa, दूसरा E0 Fe +3 Fe+, यानी यहां पर अपन बात करें कि आयरन किस में जाएगा, आयरन +2 में जाएगा। यहां पर अपन बात करें कि आयरन +2 से कहां पर जाएगा, +3 के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो भी विभवांतर यहां पर जो उत्पन्न होगा, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि किसी मेटल को उसके आयनों के अंदर डाल दिया जाता है, तो उस मेटल के ऊपर और उस विलियन के अंदर, जैसे विलियन के अंदर नेगेटिव चार्ज कर दूं मैं, और मेटल के ऊपर क्या कर दूं, पॉजिटिव चार्ज कर दूं, तो विलियन और उस मेटल रोड के ऊपर क्या होता है, अपोजिट आवेश आ जाता है। अब किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा वो उस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उस मेटल में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इस
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसको यहाँ पर आपको दे रखा है, तो अगर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ को रिलेट करके पढ़ोगे तो ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी मेटल के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव में होती है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, -3 होता है लगभग इसका, लिथियम का। ठीक है, ये इसके अंदर में होता है। इसमें कुछ कंडीशन अपन ले सकते हैं। देखो इसमें एक कंडीशन यहाँ पर, मैग्नीज, निकिल और जिंक के लिए E0 का मान, अपेक्षित जो मान होता है जिसका हम सोचते हैं कितना मान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं Mn+2 की, तो Mn+2 बनते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5। दूसरी बात करता हूं मैं Zn+2, तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है आपका 3d10। और एक यहां पर और दे रखा आपका कौन सा, निकिल, निकिल दे रखा है। देखो निकिल में क्या होगा Ni+2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d को नहीं 3d8 हो जाएगा। चलिए इसको मैंने अलग रखा, इसके पीछे रीजन है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसका जितना मान हम सोचते हैं इसका इतना नेगेटिव होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव हमारे को मिलता है। क्यों मिलता है, इसके पीछे रीजन क्या, इसके पीछे रीजन ये है कि Mn+2 के अंदर ये क्या कर लेता है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, जो क्या होता है अर्धपूरित होता है, हाफ फिल्ड होता है। इसमें ये क्या कर लेता है 3d10, यानी यहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास ये क्या कर लेता है प्राप्त कर लेता है, फुल फील्ड। अब यहाँ पर देखो अधिक नकारात्मक होने का रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी को आप विलायकन ऊर्जा भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहीं बात कर रहा है और वो इमीडिएटली हायर नेगेटिव मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको डील करने का एक तरीका, सबसे पहले आप उसका क्या देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। क्या देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर वहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो लगा दीजिए। अदरवाइज वहाँ पर आपको क्या करना है हाइड्रेशन एंथैल्पी, विलायकन एंथैल्पी या सोल्वेशन एंथैल्पी आपको इसको यूज में लेनी है। इनके लिए क्या होता है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका क्या है कोई कैटायन है, जैसे Ni निकल ही ले लूँ मैं। अब इसके सराउंडिंग क्या होगा जैसे इसको अपन क्या करेंगे वाटर में डालेंगे तो इसके सराउंडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। पॉजिटिव के इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो अपोजिट पोल और जो आपका आयन है इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आकर्षण, यहाँ पर लगेगा अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन लगने से यहाँ से क्या होगी ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या करेगी बाहर निकलेगी। क्या करेगी ऊर्जा बाहर निकलेगी। और यहाँ पर ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, या इसका एक और नाम होता है जल योजन ऊर्जा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो एक पेरा में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके रेस्पेक्टिव अपन ने डिस्कस किया। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो क्या कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।